गुड इवनिंग बच्चों। मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शिव। ठीक है। और हम लोग जैसा कि आपका FA2 के लिए रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन करने में मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था। चैप्टर नंबर 2 मैं शायद आपको एक बार पढ़ा चुका हूं या कुछ क्लास में था कि कम पढ़ाया था और आगे पढ़ाना था, तो मैं शुरुआत से इसको लेकर चल रहा हूं और फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब ये चैप्टर 2 कंप्लीट होगा। फिर जैसा कि आपका पेपर का पैटर्न मुझे जहां तक पता चला है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर्स भी हैं, लॉन्ग आंसर्स भी हैं, और यही नहीं पता चल रहा है कि कितना कैसे लिखना है। ठीक है। तो जैसा भी लिखना है, जैसा भी अगर आपको पता चलता है जिसके बारे में, तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिएगा, तो मैं ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज दे दूंगा। बस आप उतने पढ़ लीजिएगा, उसी में फंस जाएगा, मैं जानता हूँ। ठीक है। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और चैप्टर का नाम था आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। मैंने कहा इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होगा उसका नाम है आपका सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में, मतलब आपका एक कॉन्टिनेंट है। आपको पता है कितने कॉन्टिनेंट है, मैं 100 बार बता चुका हूं। एक कॉन्टिनेंट है आपका यूरोप, और यूरोप में कैसे सोशलिज्म मतलब कैसे समाजवाद जैसी चीजें आ रही थी। पहला तो टॉपिक आपको ये पढ़ना है। मतलब जितना है, तो अभी एक टॉपिक में आपको इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। एक होगा द रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट और दूसरा होगा पार्ट द सोशलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में कैसे सोशलिज्म आ रहा था। तो ये सोशलिज्म क्या है इसको बताने के लिए इससे पहले क्या क्या चीजें थी, मतलब सिंपल सी बात कहें कि यूरोप में किस आइडियोलॉजी वाले लोग रहते थे, और उसी आइडियोलॉजी के आधार पर मैंने 3 आइडियोलॉजी के बारे में आपको बताया था, जिसमें सबसे पहली थी लिबरल्स, दूसरी थी रेडिकल्स और तीसरी थी आपकी कंजर्वेटिव्स। एक एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जब मैंने लिबरल्स के बारे में बताया तो मैंने कहा लिबरल्स कौन थे। लिबरल्स ऐसे थे जो एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सभी रिलीजन्स क्या हो, सभी रिलीजन्स को क्या किया जाए, टॉलरेट किया जाए। ये चाहते थे कि अपोज कर रहे थे किसका, अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ रूलर्स, मतलब वहां पर जो रूल कर रहे हैं उनके पास जो अनकंट्रोल्ड पावर है। मैंने अनकंट्रोल्ड पावर का मतलब है कि उस पावर पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ऐसी पावर को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। ये चाहते थे कि एक वेल ट्रेंड जुडिशरी हो। उसके बाद ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। तो यही पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है लिबरल्स का, कि ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। और क्यों डेमोक्रेट्स नहीं थे, बिकॉज दे डिडंट बिलीव दैट द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये इस पर बिलीव नहीं करते थे। ये बिलीव करते थे कि केवल वही वोट दे सकते हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इनका बताया। आगे बढ़े तो मैंने दूसरे नंबर पे आपको रेडिकल्स के बारे में बताया। मैंने कहा रेडिकल्स कैसा नेशन चाहते थे। तो हर एक आइडियोलॉजी, जैसे हमारे यहाँ पार्टीज हैं, समझिएगा, बीजेपी पार्टी अलग चाह रही है, कांग्रेस पार्टी अलग चीजें चाह रही होती है, सपा पार्टी अलग चीजें चाह रही होती है। तो वही समझिए कि उतने समय ये विचारधारा है, अलग अलग लोग अपना अलग अलग देश चाह रहे थे कि कोई अगर ये देश हो तो कैसा देश हो। तो लिबरल्स ने चाहा कि वैसा देश हो। अब रेडिकल्स क्या चाहते हैं, कहते हैं कि भैया ये नेशन एक है ना, ऐसा होना चाहिए जहां पर मेजॉरिटी जिसकी हो उसी की क्या हो, गवर्नमेंट हो। मतलब जिस देश में मान लीजिए ABC, एक देश में 3 टाइप के लोग रहते हैं, एक A है, एक B है और एक C है। अगर उस देश में A की जनसंख्या ज्यादा है, मतलब 100 लोग हैं, 100 में A की जनसंख्या 70 है, तो इनका कहना है किसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो A लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके कहा इन्होंने सबसे बड़ी चीज कि इन्होंने वुमेन सफरगेट मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ये वुमेन सफरगेट मूवमेंट क्या है, तो ये ऐसा मूवमेंट है जिसमें महिलाएं अपने वोट को मतलब अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ रही थी। दैट मीन्स कि राइट टू सिटीजन होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। और महिलाएं भी चाह रही थी कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, जिस कारण ये मूवमेंट चल रहा था। और इसको सपोर्ट करने कौन पहुंचे थे, रेडिकल्स पहुंचे थे, जिस कारण इन्हें कहा जाता है कि ये डेमोक्रेट्स थे और ये सभी को वोट देने के पक्ष में थे। ठीक है। और लास्ट में तीसरे नंबर पे मैंने कंजर्वेटिव्स बताया। मतलब कंजर्वेटिव्स कौन, ऐसे लोग जो पुरानी विचारधाराओं को मानते थे। कंजर्वेटिव वाज अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अर्लियर किंग इन 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। मतलब कह रहे थे परिवर्तन नहीं करना चाहिए, मतलब जो पुरानी विचारधाराएं चली आ रही हैं उन्हीं को मानना चाहिए। पर जैसे ही 19th सेंचुरी में पहुंचे तो इन्होंने कहा नहीं ठीक है, चेंज होना चाहिए, पर जो चेंज का प्रोसेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। ठीक है, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम थोड़ा सा बातें करेंगे कि क्या आखिर यूरोप में किस तरह के चेंजेस हो रहे थे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही थी, क्यों, क्योंकि हम बात करेंगे 17th 18th सेंचुरी की। और जब हम 17th और 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो
हमारे देश में ही नहीं, मतलब हमारे देश में तो नहीं पर यूरोप में एक इंडस्ट्रियल पूरा फीचर्स बन रहा था। मतलब अब यूरोप में ना नई नई इंडस्ट्रियां खुल रही थी, लोग क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रियल मतलब प्रॉपर्टी गेन करना चाह रहे थे। एग्रीकल्चर अब जो था वो पीछे छूट रहा था और इंडस्ट्रियां अब आगे आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमें इंडस्ट्रियों में ही काम करना है, नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे थे। ठीक, तो इसी के बारे में जानते हैं। जो आपका नेक्स्ट देखिए, एनसीईआरटी की किताब से ये पूरा लिखा हुआ है। मैंने एनसीईआरटी की किताब का निचोड़ आपको यहां पर बता रहा हूं कि मतलब पूरा वहां से जो निकाल कर लाएंगे जो आपको जानना है, क्योंकि किताब में तो बहुत सारा है। और ये हिस्ट्री आपकी इंडियन हिस्ट्री नहीं है, ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है। और वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ने बैठ गए इस एज में, इस एज का मतलब है अगर 9th में आप पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है वो चकरा जाएगा। तो इसीलिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनको निकाल कर आपके लिए लाया हूं, आप उन्हीं को पढ़िए, बाकी चीजों को छोड़िए। ठीक है, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद हम अगर बात करते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी की और सोशल चेंजेस की, और यहीं पर हम बात करेंगे सोशल ग्रुप्स की। तो लिख रहा है, It was a time when new cities came up and new industrial region developed। मैंने कहा ना कि नई नई सिटीज बन रही हैं, नए नए इंडस्ट्रियल रीजन बन रहे हैं, रेलवेज बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है अभी देखेंगे आगे कि व्यापार बढ़ रहा है। अब हमने फ्रांस की बात की, इटली, जर्मनी। In France, Italy, Germany and Russia, they become revolutionaries and work to overthrow existing monarch। अब यहां पर रिवॉल्यूशनरीज का मतलब है क्रांतिकारी लोग आ रहे हैं, और वो किसका अपोज कर रहे हैं? तो ये जो क्रांतिकारी हैं वो मोनार्क सिस्टम का अपोज कर रहे हैं। मोनार्क का मतलब मैंने आपको 100 बार बताया। मोनार्क सिस्टम का मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब एक के पास, किसी इंडिविजुअल के पास पावर होगी और वो अनकंट्रोल्ड पावर होगी, उस पर किसी का रूल नहीं होगा। तो इसी का क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। और आगे बढ़ेंगे तो 2-3 अच्छे देखिए अब कैसे कैसे हमारे यहाँ सोशलिज्म आ रहा है यूरोप में। अभी तो हम केवल यूरोप की, पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं। मैंने कहा 7 कंटिनेंट हैं आपके, इंडिया आपका किस कंटिनेंट में? तो एशियन कंटिनेंट में। ठीक है, एशिया है, यूरोप है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आपकी अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट है। तो पहले इनके नाम। अब हम केवल यूरोप की बात कर रहे हैं कि यूरोप में कैसे सोशलिज्म आ रहा था। अभी तक हमने देखा कि रेडिकल्स की क्या सोच थी, लिबरल्स की क्या सोच थी और कंजर्वेटिव्स की क्या सोच थी। अब हम देखेंगे कि सोशलिस्ट क्या सोच रहे थे, क्योंकि ये नए नए तो आ रहे हैं ना, तो इनकी सोच भी जानना जरूरी कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं। तो कह रहे हैं कि किसको अपोज कर रहे हैं? दे अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। सिंपल से अगर बात करें तो जो प्राइवेट का मतलब है, जैसे हमारे यहाँ अंबानी है, अडानी है, इनकी प्रॉपर्टीज अगर उतने समय होती तो सोशलिस्ट उसको अपोज कर रहे होते हैं। कह रहे थे कि प्राइवेट के हाथों में कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा जो भी चीज है वो किसके हाथ में होना चाहिए? सरकार के हाथ में होना चाहिए। तो पहला सोशलिस्ट क्या कह रहे हैं? तो सोशलिस्ट अपोज कर रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड साइट एज द रूट ऑफ ऑल सोशलिस्ट। रूट होगा, रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ टाइम्स। मतलब जो समाज में जो ये कुरीतियां फैल रही है ना, इसका कारण ही यही है, केवल प्राइवेट प्रॉपर्टीज। उनका सोचना ऐसा था। सोशलिस्ट लाइक द थॉट्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये कह रहे थे सहयोग की तरह चलना होगा। सहयोगी का मतलब, कोऑपरेटिव्स का मतलब सहयोग। मतलब समझिएगा, एक बार ध्यान से दिमाग से सोचिएगा कि अगर कोऑपरेटिव्स का मतलब आपको जानना है तो इसका मतलब है सहयोग। सहयोग किसका? जैसे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर है, जैसे मान लीजिए मेरी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ब्रेड बनता है, तो ब्रेड बनाने के लिए क्या है? लेबर्स आ रहे होंगे। तो अगर हम लेबर्स का सहयोग नहीं करेंगे और वो हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों का एक दूसरे के साथ सहयोग करना जरूरी है। तो सोशलिस्ट ऐसा मान रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, क्या चाह रहे थे? अब एक नाम आएगा जिनका नाम है रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन जो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, मतलब इनकी एक कंपनी थी। इन्होंने इसी कोऑपरेटिव्स को जानने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका नाम था न्यू हार्मोनी। और कहां पर बनाई? तो इंडियाना में बनाई। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ सकता है इस चैप्टर से वो बनेगा कि ये बताइए कि ये जो न्यू हार्मोनी एक कम्युनिटी है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी है, सहयोगी समुदाय है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। कब बनाया गया था? तो आपका बनाया गया था, डेट आपको नहीं जानना है, लगभग 18th सेंचुरी में बनाया गया था।
और कहां पर बनाया गया था, तो इंडियाना में बनाया गया था। और इंडियाना कहां है, तो इंडियाना आपका यूएसए में। तो पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि रॉबर्ट ओवेन जो एक बहुत बड़े, इंग्लिश का मतलब है एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर हैं, उनके द्वारा एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई गई जिसका नाम था न्यू हार्मोनी। न्यू का मतलब नया, हार्मोनी का मतलब समुदाय, ठीक है। तो न्यू हार्मोनी, और कहां पर बनाई गई, तो इंडियाना यूएसए में बनाई गई। एक और बड़ा नाम मिलता है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, तो इसको भी दिमाग में आपको रखना है। कार्ल मार्क्स और इनके दोस्त हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक ईगल। तो ये दोनों नाम आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स तो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। कार्ल मार्क्स की मतलब आइडियोलॉजी पर बहुत सारे लोग, मतलब इनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले बहुत सारे लोग थे। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक ईगल एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब सोशलिस्ट ये भी थे और इन्होंने कहा कुछ और आइडियाज हम लेकर आए हैं। जैसे मैक्स बिलीव दैट द लेबर्स कैन फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एंड आल्सो बिलीव दैट सोसाइटी वर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। मतलब जो लेबर हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर हैं, जो उनके कंट्रोल में, उनसे फ्री हो जाएं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ गवर्नमेंट जॉब चलती हैं वैसे ही बात हो रही है। जैसे आपके यहाँ रेल कोच फैक्ट्री है, तो रेल कोच फैक्ट्री क्या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर है? नहीं है। इसका मतलब सब प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर ने, सब किससे गवर्न किए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट से। तो ऐसा ही कार्ल मार्क्स चाहते थे, सिंपल। जैसे रेल कोच बन गई तो चाहते थे कि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सब क्या हो जाए, गवर्नमेंट के अंडर हो जाए, और जो लेबर्स हैं वो फ्री हो जाए। किससे? जो कैपिटलिस्ट हैं। कैपिटलिस्ट का मतलब है जो पूंजीपति हैं, जिनका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है जिनके पास। तो ये ऐसा चाह रहे थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, कार्ल मार्क्स और इनके फ्रेंड है फ्रेडरिक ईगल, इन्होंने एक नया आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? कि ये जो लेबर्स है ना, ये अपने आप को फ्री कर ले, किससे? कैपिटलिस्ट से। और बिलीव करते थे कि सोसाइटी में जितनी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए सब सोशली कंट्रोल्ड होनी चाहिए, मतलब समाज के लोगों के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए। और अगर समाज के लोगों के द्वारा कंट्रोल होगी, दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होगी। समाज के लोग ही तो गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनका कहना है कि जो भी गवर्नमेंट बनती है उसी के द्वारा ये पूरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने एक फ्यूचर में कम्युनिटी सोसाइटी की बनाई थी, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना आपको दिमाग में रखना। एक बार फिर से मैं पूरा बता रहा हूं मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले मैंने सोशलिस्ट का आइडिया बताया आपको, मैंने कहा ये अपोज कर रहे थे किसको? प्राइवेट प्रॉपर्टी को। और समाज में जितने भी सोशलिस्ट हैं वो इन्हीं के कारण हो रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण हो रहे हैं। ये बेसिकली कोऑपरेटिव थॉट्स को मानते थे। और उसी के बाद मैंने कहा रॉबर्ट ओवेन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है जिनके द्वारा एक समुदाय, एक नई कम्युनिटी, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जा रही है जिसका नाम है न्यू हार्मोनी। और कहां पर बनाई जा रही है? इंडियाना। और इंडियाना कहां है? यूएसए में है, ठीक है। उसके बाद मैंने कार्ल मार्क्स के आइडिया के बारे में बताया। मैंने कहा अगर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ईगल्स की बात करेंगे तो इन्होंने थोड़ा सा सोशलिस्ट के आइडिया में चेंज किया और इन्होंने कहा जो लेबर है ना वो अपने आप को फ्री कर ले कैपिटलिस्ट से। मतलब लेबर जो है वो कैपिटलिस्ट के जो दबाव में पड़े हुए हैं उनसे फ्री हो जाएं। और ये कैसे होगा? और ये तभी होगा जब जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल्ड की जाए, मतलब समाज के द्वारा कंट्रोल की जाए, तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिज्म का सपोर्ट करने के लिए नई नई पार्टियां बन रही हैं, नई नई इंटरनेशनल बॉडीज बन रही हैं, नए नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है, देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला नाम कि 1870s में सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। सोशलिस्ट फॉर्म द इंटरनेशनल बॉडी। अब पहली इंटरनेशनल बॉडी बन रही है सोशलिस्ट के द्वारा जिसका नाम क्या है? द सेकेंड इंटरनेशनल। तो याद रखना है, तो सबसे पहली सोशलिस्ट के द्वारा जो इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, केवल यूरोप में ही नहीं पूरे विश्व के लिए ये मान्य होगी, जिसका नाम बनेगा क्या? द सेकेंड इंटरनेशनल। कब बन रही है? तो 1870s में बन रही है। तो फिर से मैंने कहा कि सोशलिस्ट के द्वारा एक नई इंटरनेशनल बॉडी बनाई जा रही है जिसका नाम है द सेकेंड इंटरनेशनल। और ये बेसिकली कब बनाई जा रही है? तो 1870 में बनाई जा रही है। और सपोर्ट करने एक और पार्टी बनती है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो जर्मनी में बन रही है। ये भी इनका सपोर्ट करती है पार्लियामेंट में सीट जीतने के लिए। देखिए मैंने कहा कि अगर आपको कहीं भी अपनी गवर्नमेंट बनानी है तो पार्लियामेंट में तो सीट जीतनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए एक और पार्टी बनती है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कहां पर बन रही है? तो ये पार्टी बन रही है जर्मनी में। और क्यों बन रही है? क्योंकि ये पार्टी क्या है? मिलकर पार्लियामेंट में इन्हें सीट जिता रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करेंगे अब सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियंस। मतलब सोशलिस्ट हैं और ट्रेड यूनियंस का मतलब है जो व्यापारिक संघ है,
ठीक है, मतलब एक तरफ सोशलिस्ट हैं और दूसरी तरफ ट्रेड यूनियंस हैं, ये दोनों मिलकर दो पार्टीज बना रहे हैं। पहली पार्टी बना रहे हैं लेबर पार्टी। लेबर पार्टी कहां पर बना रहे हैं, तो ब्रिटेन में बना रहे हैं, लेबर पार्टी ब्रिटेन में बना रहे हैं। और सोशलिस्ट पार्टी कहां पर बना रहे हैं, तो सोशलिस्ट पार्टी आपकी फ्रांस में बना रहे हैं। तो याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी कहां पर, फ्रांस में बन रही है। कब बन रही है, 1905 में बन रही है दोनों पार्टीज। 3 पॉइंट यहां से बताएं कि सोशलिज्म का सपोर्ट करने के लिए 3 पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे, जिसमें सबसे पहली जो पार्टी है 1817 में बनाई जा रही है सोशलिस्ट के द्वारा, इंटरनेशनल बॉडी, जिसका नाम है द सेकंड इंटरनेशनल। उसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो आ रही है वो सपोर्ट कर रही है सोशलिस्ट का, किसमें, आपकी पार्लियामेंट की सीट जीतने में। और उसके बाद सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियंस, ट्रेड का मतलब व्यापार, यूनियन का मतलब संघ, तो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियंस मिलकर दो पार्टी बना रहे हैं। एक है लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी बन रही है ब्रिटेन में, और दूसरी है आपकी सोशलिस्ट पार्टी, और सोशलिस्ट पार्टी कहां बन रही है, तो फ्रांस में बन रही है। और ये दोनों पार्टी कब बन रही है, तो ये दोनों पार्टी 1905 में बन रही है। तो इतना तो आपको कहीं ना कहीं सोशलिज्म से याद रखना है। सोशलिज्म में मतलब ये पहला पार्ट आपका पूरा हो रहा है, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक, मैंने सोशलिज्म इन यूरोप में आपको 3-4 चीजें बताई। पहले तो आपको 3 आइडियोलॉजी वाले के बारे में बताया, एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या क्या बताया, रिवाइज करा देता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था द सोशलिज्म इन यूरोप। अब हम दूसरे पार्ट में आएंगे, जिसका नाम है द रशियन रिवॉल्यूशन। तो सोशलिज्म इन यूरोप में आपने क्या क्या पढ़ा, सोशलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर के सोशलिज्म इन यूरोप में आपने सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो आपने सबसे पहले पढ़ा, आपने 3 आइडियोलॉजी वाले लोगों के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले थे आपके लिबरल्स, इसके बाद दूसरे थे आपके रेडिकल्स, और तीसरे थे आपके कंजर्वेटिव्स। ठीक, इनके बारे में आपने पढ़ा। और आगे बढ़े तो हमने देखा कि सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं या फिर कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, तो उसमें हमने सोशलिस्ट के बारे में जाना, और उसमें 2 लोगों के बारे में जाना। हमने सबसे पहले उसमें जाना रॉबर्ट ओवेन के बारे में। हमने कहा रॉबर्ट ओवेन के द्वारा एक सोसाइटी बन रही है जिसका नाम है न्यू हार्मोनी, और ये न्यू हार्मोनी कहां पर बन रही है, तो न्यू हार्मोनी बन रही है आपकी इंडियाना यूएसए में। उसके बाद दूसरा नाम कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के साथ हमने इनके दोस्त का भी नाम जाना फ्रेडरिक ईगल, और ये दोनों भी सोशलिस्ट को सपोर्ट करते थे, और इनका जो आइडिया था वो थोड़ा सा अलग था। ये कहते थे कि जो लेबर्स हैं वो कैपिटलिस्ट से फ्री हो जाएं, कैपिटलिस्ट हैं जो पूंजीपति हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर हैं, इनसे फ्री हो जाएं, और जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, जितनी भी क्या है प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, ये किसके कंट्रोल में हो जाए, तो सोशली कंट्रोल्ड हो जाए, मतलब समाज के कंट्रोल में हो जाए, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जाए। उसके बाद सपोर्ट करने के लिए मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशंस और 3 पार्टी आप समझ लीजिएगा बताया। पहली पार्टी जिसमें मैंने बताया कि 1870s में सोशलिस्ट के द्वारा एक इंटरनेशनल बॉडी बन रही है, सोशलिस्ट के द्वारा क्या बन रही है, इंटरनेशनल बॉडी बन रही है, और इस इंटरनेशनल बॉडी का क्या नाम है, द सेकेंड इंटरनेशनल। देखिए सेकेंड वैसे ही लिखना है आपको, मतलब ऐसे मतलब न्यूमेरिक डिजिट में मत लिखिएगा, द सेकेंड इंटरनेशनल। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको सोशल पार्टी ऑफ डेमोक्रेट्स भी कहा जाता था, इसीलिए एसपीडी भी देखते हैं, पर इसको आप लिखेंगे ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा इनको सीट्स, मतलब इनको सपोर्ट किया जाता है, जिसके कारण ये पार्लियामेंट में सीट जीतते हैं। और लास्ट में मैंने देखा कि ये जो सोशलिस्ट हैं, ये सोशलिस्ट और दूसरे आपके ट्रेड यूनियंस मतलब व्यापार संघ वाले मिलते हैं, और ये दोनों मिलकर 2 पार्टी बना रहे हैं। एक पार्टी का नाम है आपकी लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी को कहां पर बना रहे हैं, तो ब्रिटेन में, और दूसरी पार्टी का नाम है आपका सोशलिस्ट पार्टी, और दूसरी पार्टी को कहां पर बना रहे हैं आपका फ्रांस में। और ये दोनों पार्टी कब बन रही, तो ये दोनों पार्टी बन रही है आपकी 1905 में। तो इतना आपको यूरोप में जब सोशलिज्म आ रहा था तो इतना आपको जानना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम सीधे आएंगे रशियन रिवॉल्यूशन पर। और रशियन रिवॉल्यूशन में सबसे पहले जैसे हम जानते थे कि सोसाइटी कैसी है, रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा था, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हम लेकर आपको रशियन रिवॉल्यूशन पर। देखिए रशियन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 1817 में एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, फिर इसी में मतलब 1817 में ही मेन रिवॉल्यूशन हो रहा है रशिया का। और मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा कि आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी,
और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, चलिए वहां पर नहीं बताया था, यहीं पर आपको बताऊंगा। तो अगर बात करते हैं अक्टूबर 1917 सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट, अब ये तो बहुत आगे की बात आपको बता दी दे रही, अभी हम 1905 से स्टार्ट करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन को। पर समझ लीजिएगा कि 1917 में सोशलिस्ट जो थे उन्होंने गवर्नमेंट अपनी पावर में कर ली, मतलब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली रशिया में। और एक इवेंट होता है जिसको रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्या था ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा। अब 1914 में वहां का रूल कौन कर रहा था, जिसका नाम था जार निकोलस सेकंड। जैसे मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताया कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो कौन रूल कर रहा था, तो वैसे ही जब रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था तो रूल करने का काम कर रहे थे जार निकोलस सेकंड और उसके एम्पायर को। और जो टेरिटरी थी वो लगभग मास्को के, अभी आपको दिखाऊंगा मैं जब चार्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी टेरिटरी पे आपका उतने समय रशिया बहुत बड़ा था। ठीक है, अभी तो रशिया में कई पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है, पर रशिया अभी भी बड़ा है, मतलब एरिया के हिसाब से आपको अभी पता है कि पहले नंबर पे कौन है, तो आपका रसिया ही है। ठीक है, लार्जेस्ट आपका एरिया की बात करेंगे, पर तब और बड़ा था रसिया। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम सबसे पहले जब पहुंचेंगे तो इकोनॉमी और इसके सोसाइटी ऑफ रशिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अब इसको कल ही स्टार्ट करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, फिर आपका 1905 रिवॉल्यूशन है, फिर आपको धीरे धीरे मैं सब पढ़ा दूंगा, परेशान मत हो। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। तो कल हम बात करेंगे कि क्या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन थी, मतलब रसिया की आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी जब रिवॉल्यूशन हो रहा है, और सोसाइटी कैसी थी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन बताया तो मैंने सब बताया कि सोसाइटी कैसी थी, राजा कौन था, राजा की पत्नी कौन थी, क्या हो रहा था वहां पर, किस कारण रिवॉल्यूशन हुआ, तो ये सब मैंने आपको बताया। अभी एग्जाम की जब आपकी डेट आ जाए, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है डेट 1-2 दिन पहले ही बताते हैं, वहाँ पे बताते नहीं, पर जब भी आपकी डेट आ जाए, जब आपका एसएसटी का पेपर हो तो आप हमको बताइएगा, मैं पहले से लेकर आपका लगभग सभी चैप्टर को एक बार जल्दी जल्दी करके रिवाइज करा दूंगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही, बाकी आगे कल पढ़ाई करते हैं। चलिए, थैंक यू सभी का, वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।